हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में लेक्चरार की वैकेंसी आ गई है, तो इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है उसके विषय में हमने आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। और आज इसका पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, पूरी जानकारी आ गई है और सिलेबस भी आ गया है। तो आज आपको पूरी जानकारी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं, कैसे भरना है फॉर्म और किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है, कैसे तैयारी क्या करना है। ठीक है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि ये उत्तराखंड लेक्चरार की जो वैकेंसी आई है, इसका जो शुरुआत है यानी प्रकाशन भी है और प्रारंभ भी है। 18 अक्टूबर यानी आज से प्रारंभ हो गया है फॉर्म भरना, और 7 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 7 नवंबर तक ही आप फीस जमा कर सकते हैं, यानी कि 12 बजे रात के पहले तक। ओके। फिर जो है यानी कि संशोधन के लिए खुलेगी विंडो, जो 19 नवंबर से 28 नवंबर तक खुली रहेगी। आप थोड़ा बहुत उसमें संशोधन कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे संबंधित यानी कि लेक्चरार से संबंधित लेक्चरार की स्क्रीनिंग से संबंधित आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने इसमें बता दिया है कि अंतिम तिथि क्या है। इसके बाद यहाँ पर जो आरक्षण वगैरह है सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए अब इसके बाद हम देख लेते हैं, ये दोनों के लिए है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अब इसके लिए आपको यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के लिए शुल्क कितना होगा, ये बहुत लोगों को जो है यानी कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पर यह है कि यदि जो है यानी कि अभ्यर्थी जो भी हैं वो कितना शुल्क जमा करेंगे, तो इसमें है कि एक अभ्यर्थी एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। पुरुष अभ्यर्थी जो यानी कि पुरुष अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ सामान्य शाखा के लिए भरेंगे। महिला अभ्यर्थी दोनों शाखाओं के लिए भर सकती हैं, यानी कि पुरुष वाले सामान्य के लिए भी, महिला के लिए वाले के लिए भी भर सकते हैं, दोनों। और इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है इसी में ही आपको विषय का उल्लेख करना होगा। जिस विषय से आप भरना चाहते हैं उसे आपको चॉइस करना होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप एक से अधिक विषय में बैठना चाहते हैं तो आपको हर एक विषय के अनुसार अलग अलग निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क दोनों जमा करना पड़ेगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर यह है कि यदि आप एक सामान्य श्रेणी के यानी कि सामान्य श्रेणी की महिला हैं, ठीक है, और प्रवक्ता के लिए आप प्रवक्ता हिंदी के लिए जो है आपको सिर्फ 150 रुपये जमा करना पड़ेगा। और प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए यदि आप भरते हैं, ठीक है, तो आप दोनों शाखाओं के लिए, ठीक है, 150 तो हिंदी के लिए और 150 अंग्रेजी के लिए, ठीक है, आपको यहाँ पर फॉर्म भरना यानी कि भरना पड़ेगा। ओके, यानी कि दोनों शाखाओं के लिए आपको 300 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। और इसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि आपको जो प्रोसेसिंग शुल्क है, ठीक है, वो सामान्य अलग अलग यानी दोनों का प्रोसेसिंग शुल्क अलग है। जैसे सामान्य शाखा के लिए आपने क्या किया, 300 रुपये, ठीक है, और महिला की शाखा के लिए क्या चीज़ है, वो 300 रुपये। ये आपको यानी कि कुल 600 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क इसके लिए अतिरिक्त आएगा। ठीक है, कुछ समझ में आया? ध्यान दे लीजिए फिर से आप लोग, यानी कि आप यदि सामान्य शाखा में दोनों में प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए भरते हैं तो आपको 300 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पुरुष हैं तो वो जो है 2 विषय के लिए अलग अलग भरते हैं तो उनके लिए 300 फीस। लेकिन यदि महिला है और वो क्या करती हैं, सामान्य शाखा में भी 2 सब्जेक्ट के लिए भरती हैं और महिला शाखा में भी 2 सब्जेक्ट के लिए भरती हैं, तो उनके लिए 300 तो इसके लिए और 300 जो फीस है वो इसके लिए, अर्थात कुल फीस कितना देना पड़ेगा, 600 देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये है कि यदि जो है वो क्या करती हैं,
यहाँ पर यानी कि सामान्य शाखा के लिए सिर्फ हिंदी भर्ती हैं और अंग्रेजी यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी भर्ती हैं, तो 150 और 150 सिर्फ 300 देना पड़ेगा। ओके, लेकिन यदि यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भरते हैं, यहाँ सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी भरते हैं, तो फिर 450 देना पड़ेगा। यानी आपको जितना भी जितनी शाखा के लिए, जितने विषय के लिए भर रहे हैं, ठीक है, उसका आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। ओके, जब स्क्रीनिंग में आप लोग सफल हो जाएंगे तब उसके बाद आपको मेंस में यानी कि बैठना होगा। यहाँ पर कुल जो है वैकेंसियाँ हैं 550 जो है वो सामान्य शाखा के लिए हैं और 63 जो हैं वो महिला शाखा के लिए हैं। ठीक है, तो अब यानी कि यहाँ पर विषयवार वैकेंसियाँ दी गई हैं और यानी कि विषयवार और आरक्षणवार। हिंदी में जो रिक्तियों की संख्या है वो 69 है, यानी 69 है, और अनारक्षित है 38। बाकी सब क्या हैं उनमें यानी कि जो है दी गई हैं वैकेंसियाँ। तो आरक्षित वर्ग के लिए अलग अलग दी गई हैं। अंग्रेजी में कुल 41 हैं, संस्कृत में कुल 45 है, भौतिक में 57 है, रसायन में 36 हैं, गणित में 24 हैं और जीव विज्ञान में 50 हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि नागरिक शास्त्र में जो वैकेंसी है 96 है। इसमें 52 जो है वो किसके हैं, जनरल के लिए हैं, बाकी और रिजर्वेशन है। अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में 25, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10, कला में 2 और वाणिज्य में 2। ठीक है, तो ये सामान्य शाखा के लिए हैं और कृषि विज्ञान में 2, ये सामान्य शाखा के लिए। जनरल के लिए कुल यानी 310। आपको अपने सब्जेक्ट से मतलब है, टोटल से मतलब नहीं है, आप ध्यान दे लीजिएगा इस पर मैटर पर। ओके, रिजर्वेशन वालों के लिए अलग अलग जो है वो कैटेगरी दी गई है कि कहाँ किसको कितने प्रतिशत, ठीक है, वो दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। और इसमें अब जैसे ये पूरा दिया गया है तो यहाँ पर कुल चयनित पद इतने हैं। उत्तराखंड महिला के लिए 30% और अनाथ बच्चे के लिए 5% और कुशल खिलाड़ी के लिए 4%। इनके लिए सब के लिए अलग अलग दिया है, तो आप लोग नोटिफिकेशन अच्छी तरह से देखिए और आप लोगों को इससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो हर एक में यानी अलग अलग है। अब जैसे आप सामान्य की बात करते हैं तो यानी कि सामान्य में कुल यहाँ पर 38 पद हैं। ठीक है, जिनमें कि उत्तराखंड महिला के लिए 30% यानी 11 और अनाथ बच्चों के लिए 2 और कुशल खिलाड़ी के लिए 1। ठीक है, और जो है ना यानी जो विषयवार जो है ये 3% है। ये अग्रनीत या नवीनतम जो हमारा क्या किया गया है आधार, ठीक है, यानी कि अग्रनीत किया गया है, ठीक है, पद उनका जो है ना वो उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें अलग अलग तरीके से जिसका जितने हैं सामान्य के लिए, आर्थिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, ये 36 आरक्षण यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके बाद आता है, ठीक है, इसमें प्रवक्ता सामान्य वर्ग, इसमें दिव्यांग जन के लिए क्या है 95 पदों पर नवीनतम अवधि यानी 22 पदों का विवरण इस तरह से दिया हुआ है सभी के लिए। ठीक है, तो इसमें कुल 95 पद जो है इसमें निर्धारित हैं और इनमें से कुल मिलाकर के 52 जो है ना वो यानी वैकेंसी दी गई हैं। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर महिला वर्ग केंद्र है, हिंदी में 2, अंग्रेजी में 13, भौतिक में 7, रसायन में 2, गणित में 5, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 5 और अंग्रेजी में इसमें महिलाओं में अनारक्षित की संख्या 11 है, 13 में 11। और इसके बाद आपका नागरिक शास्त्र 5, इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7, गृह विज्ञान में 7, कुल 63 पद हैं और कुल 54 पद, 63 में से 54 पद किसके लिए हैं, जनरल के लिए। ओके, इसमें भी अलग अलग क्या किया गया है, इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर जो है ना महिला, उत्तराखंड की महिला को आरक्षण दिया ही नहीं गया है क्योंकि महिलाओं को ही भर्ती होना, तो यहाँ तो 100% आरक्षण है, तो यहाँ 30% का मैटर ही नहीं आता। ओके, चलिए अब यहाँ पर दिव्यांगजन के लिए जो है वो कुल वैकेंसियाँ 14 हैं, ये यानी कि रिजर्व की गई हैं। अब इसके बाद है इसका नाम जो है वो क्या है, नाम देख लीजिए, नाम है प्रवक्ता संवर्ग, यानी कि प्रवक्ता संवर्ग है। कहाँ पर, किस विभाग में, माध्यमिक शिक्षा के लिए। कुल
613 वैकेंसी हैं, 550 सामान्य, 63 महिला शाखा के लिए। वेतनमान 47,600 से 1,51,000, ठीक है, और 100 रुपये। ये लेवल 8 की वैकेंसी है। अराजपत्रित है, अस्थायी और अस्थायी दोनों हैं, ठीक है। अविरल है, अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। इसके लिए 21 वर्ष से लेकर के और 42 वर्ष तक यहाँ पर क्या है, ठीक है, आयु सीमा है। ओके, अब इसके बाद आता है यहाँ पर पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हता, यानी कि जो प्रवक्ता पद है इसके लिए सीधे सीधे अलग अलग के लिए अलग अलग है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, इन सब के लिए स्नातकोत्तर यानी कि एमए होना चाहिए, और इसमें या तो एलटी डिप्लोमा और या तो बीएड ये होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नागरिक शास्त्र के लिए आपको राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड और एलटी होना चाहिए। इसी तरह से जीव विज्ञान है, ठीक है, तो जीव विज्ञान के लिए आपको क्या होना चाहिए, या तो वनस्पति विज्ञान में या तो जंतु विज्ञान में, किसी एक में, ठीक है, या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और बीएड और ये होना चाहिए। ओके, इसमें आपको यानी कि अधिमानी योग्यता का मतलब है यदि दो लोगों का किसी का अंक समान हो जाता है तो उसमें जिसने कि टेरिटोरियल आर्मी में काम किया होगा 2 वर्ष का उसे तरजीह दिया जाएगा, या एनसीसी का बी और सी प्रमाण पत्र होगा, या एनएसएस का सी प्रमाण पत्र उसके पास होगा, उन्हें क्या किया जाएगा, यानी कि अधिमानी योग्यता दी जाएगी, अर्थात उन्हें चुना जाएगा। हिंदी के लिए क्या है, यानी कि हिंदी से क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि होनी चाहिए। क्लियर, यानी कि बीए में संस्कृत होना चाहिए, इंटर में नहीं, बीए में संस्कृत होना चाहिए। राजकीय और जो है ना यानी कि एलटी या तो क्या होना चाहिए, बीएड यहाँ पर होना चाहिए। ओके, इसके बाद है प्रवक्ता संस्कृत, तो संस्कृत के लिए क्या है, संस्कृत होना चाहिए एमए में, और जो है बीएड होना चाहिए, या शिक्षा शास्त्री होना चाहिए। कला के लिए है, इसमें चित्रकला यानी ड्राइंग, पेंटिंग, ड्राइंग डिजाइन, प्राविधिक कला या पेंटिंग, फाइन आर्ट या पेंटिंग, इसमें किसी में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर होना चाहिए, यानी एमएससी होना चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड होना चाहिए, ठीक है। देखिए आर्ट में बीएड नहीं मांग रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आर्ट में बीएड नहीं मांग रहा है क्योंकि इसके लिए बीएड नहीं होता है। इसके बाद गृह विज्ञान, तो गृह विज्ञान में अलग से क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर होना चाहिए और एलटी या बीएड होना चाहिए। पहले एलटी होता था, अब एलटी नहीं होता है, अब सब जगह बीएड ही होता है। यानी वाणिज्य में यानी कॉमर्स में तो एम कॉम होना चाहिए और बीएड होना चाहिए या एलटी होना चाहिए। आयु की गणना जो है वो कब से की जाएगी, 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, ठीक है, 1 जुलाई 2024 से की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष और अधिकतम कितना है, 42 वर्ष होना चाहिए। ओके, अब अधिकतम आयु में उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों को छूट दी जाएगी, SC ST और उनके लिए छूट दी जानी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसमें कुछ वो चीज़ें दी गई हैं आखिरकार जो है ना, यानी कि आरक्षण वगैरह और कैसे किनको दिया जाएगा, और जो यानी स्थानीय निवास वगैरह, कुशल खिलाड़ी वगैरह सब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ बात की गई है। चलिए अब यहाँ पर यानी कि इसमें जब नियुक्ति होती है, आवेदन यानी आप जो करना है आपको, तो ऑनलाइन यहाँ से आवेदन करना है, ठीक है। आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अपने आप खुल जाएगा विंडो, और वहाँ पर जो है आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको ईमेल एड्रेस मांगेगा, कुछ नाम वगैरह मांगेगा, फ़ोन नंबर मांगेगा, और आपसे वो भरवाएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और फिर उसके बाद आपको रजिस्टर्ड कर देगा, और फिर आप उसके बाद यानी कि आपके जो मोबाइल है और ईमेल दोनों जगह क्या हो जाएगा,
एक रजिस्ट्रेशन जो है ना यानी कि जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और फिर आपको अपने, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान दीजिएगा, ईमेल एड्रेस से आप उसको लॉगिन कर पाएंगे। और ईमेल एड्रेस से आप लॉगिन करने के बाद अपने एजुकेशन जो डिटेल वगैरह है उन सबको यानी भरेंगे। ईमेल के द्वारा आप वो करेंगे, और जो आपने वहाँ पर भरा होगा कि हमारा ये इसका पासवर्ड है, उस पासवर्ड को डाल करके आप इसे भरेंगे। ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं उसमें। फिर उसके बाद जो है फाइनल सबमिशन करने से पहले, ठीक है, आपको एक बार उसे ध्यान देना है। और जब फाइनल सबमिशन आप कर देंगे उसके बाद आपको फीस जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको फिर बाद में कुछ जो है वो करना पड़ेगा। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फीस का आ गया है 150 रुपये तो फीस है, और 22 रुपये 30 पैसे क्या है प्रोसेसिंग शुल्क है। कुल 172 रुपये 30 पैसे लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर अनारक्षित, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग और के लिए यहाँ पर कितना है 150 फीस है। और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए भी 150 ही फीस है। इनके लिए भी 172 रुपये 30 पैसे जमा करना है। लेकिन हाँ, पिछड़ा वर्ग और जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कम है फीस। ठीक है, उनके लिए 82 रुपये 30 पैसे है। ओके, दिव्यांगजन के लिए कोई फीस नहीं है। और उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, किसी तरीके का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ओके, तो जो है यानी कि, और इसके बाद आपका जो यानी कि परीक्षा होगी उसमें स्क्रीनिंग में निगेटिव मार्किंग होगी। और उसमें ध्यान दीजिएगा कि न्यूनतम अर्हता जो यानी अंक है वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि, और ये है 40%। ठीक है, ये है 40% अंक। ठीक है, 40% अंक प्राप्त करना होगा कम से कम। यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन जो है यानी कि 40% से कम होगा तो आप उसमें भले ही चाहे उसमें बच्चे ना आए, लेकिन आप उसके लिए क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ओके, चलिए अब जो है हम लोग इसमें सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो सिलेबस हमारा आया है वो स्क्रीनिंग के लिए है और सबके लिए, सब्जेक्ट के लिए भी है। ठीक है, तो स्क्रीनिंग के लिए पहले बार स्क्रीनिंग होगी। इसमें कुल 150 शब्द होंगे, 150 प्रश्न होंगे। और 150 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का 2 घंटे में आपको करना पड़ेगा, 120 मिनट में करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्क होगी। ठीक है, द्वितीय चरण में 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट का होगा, 200 प्रश्न होंगे और 200 अंक के होंगे, और 3 घंटे का पेपर होगा। ये तब होगा जब आप स्क्रीनिंग में सिलेक्ट किए जाएंगे तब। इसके बाद यहाँ पर जो विषय हैं वो आपको पहले बता दिए गए हैं कि किन किन विषयों के लिए हैं। ओके, अभी इन्होंने गृह विज्ञान का क्या नहीं दिया है, सिलेबस नहीं दिया है। आगे चल करके गृह विज्ञान का सिलेबस ही दे देंगे। चलिए, अब हम यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं कि हमारा जो स्क्रीनिंग वाला है, स्क्रीनिंग को इन्होंने 5 खंडों में विभाजित किया है। तो पहला है शिक्षण अभिरुचि, 40 क्वेश्चन 40 अंक, और इसे इन्होंने 10 भाग में विभाजित किया है। यानी समझ लीजिए कि लगभग 4 प्रश्न हर एक भाग से आने हैं। तो इन्हें आप लोग देख सकते हैं। एलटी से थोड़ा सा ये डिफरेंट है, लेकिन हाँ, एलटी में काफ़ी ज़्यादा, इनसे एलटी में और इससे काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। तो पहले में है भारतीय शिक्षा व्यवस्था, फिर है जो है ना यानी शिक्षण दक्षता और संप्रेषण, मूल्य आधारित शिक्षा, कक्षा अनुशासन, विद्यालय में अनुपस्थिति, विद्यालय में यानी कि कंप्यूटर शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी, शैक्षिक यानी व्यवसाय, विद्यार्थी के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक का योगदान और मूल्यांकन। तो ये 10 जो है ना भाग हैं, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। दूसरा है सामान्य अध्ययन, यहाँ से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, तो ये यानी दूसरा सबसे ज़्यादा यानी कि महत्वपूर्ण है। इसमें करंट अफेयर, भारत का इतिहास तीनों, प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक काल, और भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो क्या चीज़ है, यानी संगठन है, सामान्य विज्ञान, ज़्यादातर इसमें क्या आएगा, जीव विज्ञान होगा, पर्यावरणीय विकास और राष्ट्रीय आय, अर्थात इसमें राष्ट्रीय आय और थोड़ा बहुत ये अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। ओके, तीसरे खंड में आएगा उत्तराखंड से। उत्तराखंड से 30 प्रश्न होंगे, अच्छे हैं, आसानी के साथ ये तैयार हो सकते हैं। 10 खंड हैं, भूगोल से, इतिहास से, ठीक है, इतिहास में आपको इनको ही पढ़ना है, ठीक है, कत्यूरी, मध्यकाल और आधुनिक काल में गोरखा वगैरह, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक संगठन, शिक्षा और संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, और ये यानी कि जो आंदोलन पढ़ने हैं वो दिया गया है, आर्थिक विकास और विकासात्मक योजनाएं और समसामयिक घटनाएं उत्तराखंड से संबंधित, और मनोरंजन और खेल। ओके, इसके बाद रीजनिंग आएगा। रीजनिंग से 25 प्रश्न आएंगे और इसमें दोनों होंगे, ठीक है, यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएंगे। थोड़े से इसमें रेलगाड़ी, नाव और धारा से संबंधित, आंकड़ों का, चित्रों का और माध्यिका, माध्य और बहुलक, ये मैथमेटिक्स से संबंधित जो है ये प्रश्न रहेंगे। ओके, इसके बाद पांचवा है हमारा हिंदी का। हिंदी को इन्होंने 5 भाग में बांटा है, ठीक है, 20 नंबर का होगा ये, 20 नंबर का। रीजनिंग हमारी मैंने बताया कि 25 नंबर की होगी। इसमें आपका 5 भाग हैं, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, या हर एक में से 4-4 आने की संभावना है। उपसर्ग और प्रत्यय सामान्य है, सब पढ़ने वाले हैं। उपवर्तनी और वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, संधि विग्रह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये हमारा यानी कि स्क्रीनिंग का पूरा है। 150 क्वेश्चन और 150 अंक। आगे जो है आप लोगों के जो विषय होंगे और मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में भी सब कुछ दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर जो विषय हैं, विषय के भी हमारे इसमें वो जो है, जैसे ये हिंदी है तो हिंदी का हमारा जो सिलेबस है पूरा दिया गया है ये, ठीक है, यानी हिंदी और हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक हिंदी काव्य, भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य, पाश्चात्य काव्य शास्त्र और भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ओके, हिंदी आलोचना। फिर है हिंदी वाक्य रचना और व्याकरण, ये व्याकरण के अंतर्गत आता है, ठीक है, हिंदी में ही ये संस्कृत और वाक्य रचना यानी संस्कृत के अंतर्गत आता है व्याकरण। मुहावरे, लोकोक्तियाँ और सूक्तियाँ, हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि, राष्ट्रभाषा, और उत्तराखंड में साहित्य और संस्कृति का सामान्य परिचय। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का है, जैसे इंग्लिश का है तो इसके कई अलग अलग पार्ट हैं। ओके, तो आप लोग इसे आयोग की वेबसाइट पर जा करके डाउनलोड कर लीजिए, पूरा आपका सिलेबस दिया गया है, और अभी से ही दोनों की तैयारी साथ में कीजिए, रीजनिंग, स्क्रीनिंग की भी और सब्जेक्ट की भी। स्क्रीनिंग को हल्के में मत लीजिएगा, अन्यथा बच्चे क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक काफ़ी यानी इसमें से आपका समय ले लिया हम लोगों ने, लेकिन बताना ज़रूरी था। और यदि किसी को किसी तरह की फॉर्म भरने में या किसी में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग यानी कि कमेंट करके और पता कर सकते हैं, यानी कि उसके विषय में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।